आगे देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ कैरेक्टर टेबल। सबसे पहले लीनियर कोऑर्डिनेट। जो लीनियर कोऑर्डिनेट हैं वो ट्रांसलेशनल मोशन से रिलेटेड होते हैं और रिलेटेड होते हैं आईआर एक्टिविटी से। अगर एक्स वाई जेड एक्सिस यहाँ पे क्या है लीनियर कोऑर्डिनेट शो कर रही है तो हम क्या कहेंगे, जो आईआर एक्टिविटी है पोलराइज है अलोंग एक्स वाई और जेड एक्सिस। अब यहाँ पे रोटेशन जो आर एक्स आर वाई आर जेड है ये क्या शो करते हैं, आर एक्स आर वाई आर जेड जो होते हैं ये रोटेशनल अलोंग एक्स वाई और जेड एक्सिस को शो करते हैं। और क्वाड्रेटिक फंक्शन और डबल कोऑर्डिनेट जो है रमन एक्टिविटी के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। आगे बात करेंगे फंडामेंटल वाइब्रेशन मोड एंड इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन। फंडामेंटल वाइब्रेशन मोड या इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो जैसे वाटर के लिए देखते हैं, वाटर का पॉइंट ग्रुप होता है C2V और इसका शेप जो होता है V शेप का होता है, नॉन लीनियर मॉलिक्यूल होता है। वाइब्रेशनल मोड जो होता है नॉन लीनियर मॉलिक्यूल के लिए 3n-6 होता है, तो इसके लिए कितना होगा 3 × 3 - 6 मतलब यहाँ पर n क्या होता है, नंबर ऑफ एटम। यहाँ पर कितने एटम है, 3 एटम है, तो यहाँ पर क्या होगा 3 × 3 - 6, तो 3 × 3 9 हो जाएगा, 9 - 6 आंसर 3 आएगा। यहाँ पे जो C2V पॉइंट ग्रुप है वो दिखा रखी है और हमें पता है कि लीनियर कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड कैसे निकलते हैं, कैसे रोटेशन अलोंग एक्स वाई जेड निकलते हैं और कैसे क्वाड्रेटिक फंक्शन निकलते हैं। अब यहाँ पे इस तरीके से हमें आगे देखना है कि जो इस तरफ को होगा, मतलब इस डायरेक्शन में एक्स एक्सिस ले रखी है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है। अब वाइब्रेशन मोड की बात करें तो अगर बेंडिंग सीजरिंग मोड आया है तो हमें पता है कि सीजरिंग मोड में इस तरीके से वाइब्रेशन मोड देखने को मिलता है। तो एक हाइड्रोजन इस तरफ को आएगा, दूसरा हाइड्रोजन इस तरफ को आएगा। अब यहाँ पे क्या होगा, पोलराइज अलोंग द एक्स वाई जेड एक्सिस एक्टिविटी इट इज़ ऑल्सो रमन एक्टिव। यहाँ पे होगा क्या, ध्यान से देखना। अगर हम आइडेंटिटी लगाएंगे तो आइडेंटिटी में सेम आएगा, इसमें अगर आइडेंटिटी लगाएंगे तो सेम आएगा, यानी कि 1 ही आएगा। उसके बाद हम C2Z अगर अप्लाई करेंगे तो C2Z अगर यहाँ से यहाँ की तरफ करते हैं तो जितना एक्स इधर को आ रहा है इतना एक्स इधर को आ रहा है, तो C2Z इधर करने पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, जो जैसी सिमेट्री पहले थी वैसी ही रहेगी। अब सिग्मा एक्स जेड अगर हम करें तो सिग्मा एक्स जेड इस तरीके से प्लेन इसके ऊपर लगेगा और इसमें भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जितना एक्स इधर आ रहा है उतना एक्स इधर भी आ रहा है। अब सिग्मा वाई जेड मॉलिकुलर प्लेन है, इसमें भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ओवरऑल हमें वाइब्रेशन मोड क्या मिलेगा, 1 1 1 1, क्योंकि कोई भी चेंज इस वाइब्रेशन मोड में ये जो सिमेट्री ऑपरेशन है इनको लगाने पर कोई भी चेंज देखने को नहीं मिल रहा है, तो ये सिमेट्रिक ही रहेंगे, यानी कि 1 1 1 1 ही रहेंगे। अब यहाँ से हमें क्या मिलेगा कि जो बेंडिंग और सीजरिंग मोड है उसमें क्या आ रहा है, 1 1 1 1 कहाँ आ रहा है, A1 में और Z में, तो हम क्या कहेंगे, ये कहाँ क्या शो कर रहा है, A1 Z को शो कर रहा है। तो यहाँ से क्या पता चलेगा, ये क्या है, यहाँ पर देखो ये रमन एक्टिविटी भी शो करता है और आईआर एक्टिविटी भी शो कर रहा है। तो पोलराइज अलोंग द एक्स एक्सिस एंड आईआर एक्टिविटी, कहने का मतलब है ये आईआर एक्टिविटी भी शो कर रहा है और इट इज़ ऑल्सो रमन एक्टिविटी, क्योंकि ये 1 1 1 वाला रमन एक्टिविटी भी शो करता है, तो ये रमन एक्टिविटी भी शो करेगा। अब सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन मोड। सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन मोड में क्या होता है, अगर हम सिमेट्रिक ले तो एक ऊपर एक नीचे जाएगा, इसमें भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। कोई भी सिमेट्री ऑपरेशन यूज करोगे तो जो उसका रिजल्ट होगा वो सिमेट्रिक, मतलब सेम मिलेगा, जैसा पहले था एज इट इज़ मिलेगा, तो 1 1 1 1 ही आएगा। किसी भी सिमेट्री ऑपरेशन को लगाकर देख लेना। उसके बाद है इस तरीके से भी सिमेट्रिक ऑपरेशन आएगा तो इसमें भी कोई चेंज देखने को नहीं मिलेगा। तो इससे हम क्या कह सकते हैं, ये कि भी क्या है, आईआर एक्टिव है और ये भी क्या है, रमन एक्टिव भी है, क्योंकि 1 1 1 वाला रमन एक्टिव भी होता है और आईआर एक्टिव भी होता है। अब आगे एसिमेट्रिक वाइब्रेशन मोड देखें तो एसिमेट्रिक में देखो, एसिमेट्रिक में देखने को मिलेगा। एसिमेट्रिक क्या होता है, अगर एक एच नीचे की तरफ खींच रहा है तो दूसरा एच ऊपर की तरफ खींचेगा, इसलिए इसको एसिमेट्रिक कह रहे हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, आइडेंटिटी यूज़ करने पर तो कोई फ़र्क पड़ना नहीं है। उसके बाद C2Z यूज़ करेंगे तो C2Z में फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि एक की पोजीशन नीचे है दूसरे की ऊपर, तो इसमें C2Z लगाएंगे तो ये ऊपर वाला ऊपर आएगा, नीचे वाला नीचे जाएगा, तो एज इट इज़ जो मॉलिक्यूल है वो नहीं मिलेगा। इसका मतलब मॉलिक्यूल यहाँ पर हम क्या कहेंगे, अनसिमेट्री देखने इन एसिमेट्री देखने को मिल रही है, तो
जो 1 था वो -1 में चेंज हो जाएगा। अब सिग्मा एक्स जेड हमने पहले कंसिडर करते हैं, एक्स हमें इसको मानना है, तो एक्स जेड इस तरीके से लगाएंगे। तो क्योंकि ये एच नीचे है, ये एच ऊपर को है, तो इस एच का रिफ्लेक्शन इधर पे होना चाहिए, इस एच का नीचे होना चाहिए। तो यहाँ भी एसिमेट्री देखने को मिलेगी, ये भी -1 रहेगा। लेकिन वाई जेड मॉलिकुलर प्लेन है, ऊपर से नीचे को कोई भी चेंज देखने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन मोड देखने पर क्या मिलता है, 1 -1 -1 1 1 -1 1 किस में आता है, B2 में। हम क्या कहेंगे, ये B2 है। और यहाँ पे क्या है, B2 में प्रेजेंट है और RX प्रेजेंट होता है। और ये भी रमन एक्टिव भी है। हम यह क्या कहेंगे, ये IR एक्टिव है, पोलराइज अलोंग द वाई एक्सिस। IR एक्टिव है, पोलराइज अलोंग द वाई एक्सिस, और क्या है, रमन एक्टिव भी है। तो इस तरीके से हम किसी भी तरीके की सिमेट्री में कि इन एलिमेंटों में किसी भी मतलब किसी भी वाइब्रेशन मोड में देख सकते हैं कि इन ऑपरेशन को यूज़ करने पर एसिमेट्री आ रही है या नहीं आ रही है। आगे है व्हेन वी एज्यूम मॉलिकुलर प्लेन इज एक्स जेड। अगर हम मॉलिकुलर प्लेन को एक्स जेड यूज़ करें तो इस केस में क्या होगा, एक्स जेड यूज़ कर मॉलिकुलर प्लेन यूज़ करने पर ये 1 आएगा और ये -1 आएगा। तो ये 1 आएगा, ये -1 आएगा। इस केस में आंसर क्या आएगा, B1 आएगा। और जो IR एक्टिविटी है वो एक्स एक्सिस के अलोंग पोलराइज होगी और रमन एक्टिविटी एक्स जेड होगी। आगे है IR एक्टिविटी ड्यूरिंग वाइब्रेशन मोड। वाइब्रेशन मोड के दौरान अगर IR एक्टिविटी की बात करें तो हमें देखना है कि डाइपोल मोमेंट में चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर डाइपोल मोमेंट में चेंज होगा तो IR एक्टिव वाइब्रेशन मोड मिलेगा, और अगर डाइपोल मोमेंट में चेंज नहीं हो रहा है तो जो IR वाइब्रेशन मोड है वो इनएक्टिव होगा। अब इसके लिए एक प्रिंसिपल भी होता है, म्यूचुअल एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। इसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि अगर किसी मॉलिक्यूल में सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है तो इस केस में अगर एसिमेट्रिक वाइब्रेशन मोड होगा तो IR एक्टिव होगा। लेकिन अगर सिमेट्रिक वाइब्रेशन मोड होगा तो IR इनएक्टिव होगा। क्यों, इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि सिमेट्रिक वाइब्रेशन मोड होगा तो वो सिमेट्रिक ही रहेगा, और क्योंकि सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है और सिमेट्रिक वाइब्रेशन मोड हो रहा है तो डाइपोल मोमेंट यहाँ पर 0 आएगा। डाइपोल मोमेंट 0 आने पर क्या होता है, IR इनएक्टिव होता है। इसलिए अगर सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है तो IR एक्टिव होने के लिए इसमें नेसेसरी कंडीशन है कि एसिमेट्रिक वाइब्रेशन मोड होना चाहिए। और रमन एक्टिविटी का जो होता है इससे बिल्कुल अपोजिट रिलेशन होता है। अगर ये IR एक्टिव है तो रमन इनएक्टिव होगा, IR इनएक्टिव है तो रमन एक्टिव होगा। ये सिर्फ म्यूचुअल एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के केस में ये है, अगर मॉलिक्यूल में सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है तब। आगे है डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम 3n क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन इन ए मॉलिक्यूल इज ऑलवेज इक्वल टू डिग्री ऑफ फ्रीडम। जो टोटल नंबर ऑफ इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन है किसी मॉलिक्यूल में वो डिग्री ऑफ फ्रीडम के इक्वल होते हैं। डिग्री ऑफ फ्रीडम 3n इक्वल होता है ट्रांसलेशनल मोड प्लस वाइब्रेशनल मोड प्लस रोटेशनल मोड। अब ट्रांसलेशनल मोड की बात करें तो ये हमेशा 3 होते हैं, किस किस के अलोंग अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस और अलोंग जेड एक्सिस। ये हमेशा 3 ही रहेंगे। और अगर बात करें तो नंबर ऑफ ट्रांसलेशन मोशन, डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये हमेशा क्या रहेंगे, ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम हमेशा 3 ही रहेंगे। C2V पॉइंट ग्रुप के केस में कौन कौन से हैं, A1 है जो कि जेड एक्सिस के अलोंग पोलराइज है, B1 है एक्स एक्सिस के अलोंग पोलराइज है, और B2 है जो कि वाई एक्सिस के अलोंग पोलराइज है। तो ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम इन केस ऑफ C2V पॉइंट ग्रुप क्या है, A1 + B1 + B2। अब रोटेशनल मोशन की बात करें, वाइब्रेशनल मोशन हमेशा 3 होंगे, ध्यान रखना। वाइब्रेशनल मोड, रोटेशनल मोड की बात करें या रोटेशनल मोशन की बात करें तो एटम के लिए रोटेशनल मोशन हमेशा 0 रहता है। लीनियर मॉलिक्यूल के लिए रोटेशनल मोशन 2 रहता है, और नॉन लीनियर मॉलिक्यूल के लिए रोटेशनल मोशन 3 रहता है। तो अब यहाँ पर देख लेना, जो H2O मॉलिक्यूल नॉन लीनियर मॉलिक्यूल है उसके लिए रोटेशनल मोशन क्या होगा, 3 होगा। वो 3 कौन कौन से हैं, हमने C2V पॉइंट ग्रुप में देख रखे हैं। 3 कौन कौन से हैं, A2, B1 और B2। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना है, एटम के लिए 0, लीनियर मॉलिक्यूल के लिए 2, नॉन लीनियर मॉलिक्यूल के लिए 3। अब अगर वाइब्रेशनल मोड और वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालें तो हमें पता है कि तीनों 3n के इक्वल होते हैं। वाइब्रेशनल निकालना है तो 3n में से इन दोनों को माइनस कर देंगे। तो वाइब्रेशनल निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 3n माइनस ट्रांसलेशनल मोशन माइनस रोटेशनल मोशन। ट्रांसलेशनल मोशन हमेशा 3 होते हैं और रोटेशनल मोशन चेंज होते रहते हैं। तो एटम के केस में रोटेशनल मोशन 0 होगा, तो वाइब्रेशनल मोशन क्या होगा, 3n - 3 - 0 = 0। लीनियर के केस में 3n - 3 - 2
3n-5 होगा, और नॉन लीनियर के केस में 3n-6 होगा। ये एटम लीनियर मॉलिक्यूल और नॉन लीनियर मॉलिक्यूल के लिए वाइब्रेशनल मोड निकालने का फॉर्मूला हो गया। यहाँ पर n जो होगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हो, नंबर ऑफ एटम होगा। आगे बात करें रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए मॉलिक्यूल। किसी मॉलिक्यूल के लिए रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन हम कैसे निकालेंगे। रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन निकालने के लिए दो चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ती है। पहला तो जो सिमेट्री ऑपरेशन है उसका कैरेक्टर, और दूसरा है अनइफेक्टेड एटम। किसी भी जिस मॉलिक्यूल का हम रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन निकाल रहे हैं उसमें हम देख लेंगे कि उन सिमेट्री ऑपरेशन का कैरेक्टर क्या है, और उन्हीं सिमेट्री ऑपरेशन का में अनइफेक्टेड एटम यानी कि उनकी डायमेंशन क्या है। इस केस में क्या होगा, अगर अनइफेक्टेड होगा तो 1 लेंगे, और अगर मूव करेगा तो 0 लेंगे। सॉरी, अनइफेक्टेड में 0, हाँ अनअफेक्टेड देखना है तो अनइफेक्टेड को मैं नंबर कंसिडर करेंगे और काउंट करेंगे, और अगर इफेक्टेड होगा तो इफेक्टेड को हमें काउंट नहीं करना है, तो इफेक्टेड को एज ए 0 लेंगे। अब रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन एग्जांपल के लिए जैसे H2O वाटर का दिया है, इसमें C2E पॉइंट ग्रुप होता है। यहाँ पर देखो हमें पता है कि अगर हम कैरेक्टर की बात करें, तो आइडेंटिटी में कैरेक्टर कितना होता है, 3 होता है। और H2O में अगर हम लगाएं, H2O में अगर अनइफेक्टेड एटम की बात करें आइडेंटिटी लगाने पर, तो आइडेंटिटी लगाने पर सभी अनइफेक्टेड रहते हैं, तो 3 × 3 आएगा कैरेक्टर इंटू अनइफेक्टेड एटम। अब C2Z में देखेंगे, C2Z में तो हमें पता चलेगा कि कैरेक्टर 1 होता है, क्योंकि कैरेक्टर क्या होता है, स्क्वायर सम ऑफ कैरेक्टर, जो मैट्रिक्स होती है उसके स्क्वायर सम को हम क्या कहते हैं, कैरेक्टर कहते हैं। तो C2Z के केस में 1 आता है कैरेक्टर, और C2Z अगर हम लगाएंगे तो C2Z लगाएंगे तो जो एक एटम है, सॉरी C2Z के केस में -1 जो है कैरेक्टर आएगा, कैरेक्टर हमेशा -1 आता है। और अनइफेक्टेड एटम की बात करें तो एक ही अनइफेक्टेड एटम होगा वाटर के केस में, कौन सा, ऑक्सीजन, जब C2Z लगेगा। सिग्मा XZ लगेगा तो सिग्मा इस तरीके से है ना, ऑक्सीजन, ये C2Z लगाएंगे, C2Z ऐसे लगेगी तो ऑक्सीजन क्या रहेगा, अनइफेक्टेड एटम रहेगा, ये दोनों इफेक्टेड होंगे, ये इधर आएगा, ये इधर आएगा। सिग्मा XZ लगाएं तो एक्स इस तरीके कंसिडर करनी है हमें, XZ इस तरीके से लगाएंगे। XZ अगर इस तरीके से ऊपर से इस तरीके से लगाएंगे तो एक अनइफेक्टेड रहेगा, और कैरेक्टर इसका 1 होता है, तो 1 × 1 आएगा 1, और इधर 1 × -1 YZ लगाएंगे तो YZ इस तरीके से लगाएगा, और सभी अनइफेक्टेड रहेंगे तो अनइफेक्टेड एटम 3 हो गए, और इसका कैरेक्टर 1 होता है, तो 3 × 1 3। ये जो 9 -1 1 3 आया, ये क्या हो गया, इसका रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन, जो हमने कैसे निकाला, कैरेक्टर इंटू डायमेंशन या कैरेक्टर इंटू अनइफेक्टेड एटम। हाउ टू डिसाइड डिग्री ऑफ फ्रीडम फ्रॉम रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन। जो रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन है वहाँ से हम कैरेक्टर, रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन की हेल्प से डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे डिसाइड करेंगे। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम या वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ से हम इजीली निकाल सकते हैं। तो यहाँ क्या होगा, NI = 1/h समेशन NI XIR XR R। यहाँ पर NI क्या है, NI है नंबर ऑफ क्लासेस, जो XIR है ये इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन के कैरेक्टर है, और XRR जो है रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन के कैरेक्टर हैं, यहाँ पर दिखा भी रखे हैं। NI क्या होगा, नंबर ऑफ पर्टिकुलर इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन, किस इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन की हम बात कर रहे हैं उसका नंबर होगा। और H जो होगा ऑर्डर ऑफ ग्रुप, NI जो है नंबर ऑफ ग्रुप एलिमेंट इन पर्टिकुलर क्लासेस, XI है कैरेक्टर ऑफ इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन, और XR होगा कैरेक्टर ऑफ XR कैरेक्टर ऑफ रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन। फिर उसके बाद देखो इसमें निकाल भी रखा है वाटर मोह के लिए। सबसे पहले क्या होता है, NA1। अगर हम वाटर की कैरेक्टर टेबल देखें तो ये A1 देखो, NA1 के लिए निकालेंगे। NA1 के लिए हमें पता है 1/4 4 क्या है, ऑर्डर है वाटर के लिए, और फिर 1 1 × 1 × 9 प्लस 1 × 1 × -1 प्लस 1 × -1 × -1 प्लस 1 × 1 × 3। क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये मल्टीप्लाई, ये और ये मल्टीप्लाई होगा। तो इस केस में क्या होगा, यहाँ से NA1 के लिए
Na1 की वैल्यू निकल जाएगी। Na1 यहाँ से कितना आएगा 3A1, ऐसे ही 1A2, 2A, 2B1, 3B2 इस तरीके से निकल जाएगा। अब यहाँ पर टोटल क्या निकला 3A1, A2, 2B1, 3B2। अब यहाँ पर ये टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम है, ये जो डिग्री ऑफ फ्रीडम निकलेगा ये टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम निकलेगा। इसमें से ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम हमें पता है ये तीनों होते हैं, रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम पता है ये तीनों होते हैं। इसमें से इन तीनों को और इन तीनों को माइनस कर देंगे तो जितने भी डिग्री ऑफ फ्रीडम बचेंगे वो कौन से होंगे, वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो यहाँ पर वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम मिलते हैं 2A1 प्लस B2। अब यहाँ पर अगर वाइब्रेशनल मोड की बात करें तो ये मिले A1Z, ये क्या होगा IR एक्टिव अलॉन्ग Z एक्सिस, ये Y एक्सिस के अलॉन्ग इस तरीके से मिल जाएगा। अब नंबर ऑफ IR एक्टिव मोड कितने हैं इसमें 2A1 प्लस B2, सबके सब क्या है एक्टिव मोड है। और इनएक्टिव मोड क्या होंगे, टोटल मोड माइनस एक्टिव मोड करेंगे तो क्या आएगा 0 आएगा, क्योंकि यहाँ पर सबके सब क्या है एक्टिव मोड है। एक्टिव मोड क्यों है, क्योंकि H2O के केस में डाइपोल मोमेंट हमेशा क्या रहता है 0 से ज़्यादा रहेगा, तो ये हमेशा IR एक्टिव होंगे क्योंकि IR एक्टिविटी की कंडीशन हमने देख रखी है। अब ट्रांस 1,3 ब्यूटाडाइन के केस में देखो सिमेट्रिक वाइब्रेशन मोड की बात करें और एसिमेट्रिक वाइब्रेशन मोड की बात करें तो सिमेट्रिक वाइब्रेशन मोड IR इनएक्टिव होता है, रमन एक्टिव होता है, और एसिमेट्रिक मोड जो होता है IR एक्टिव होता है, रमन इनएक्टिव होता है। सिमेट्री जो है EC2 सिग्मा H और I लगने वाली है, पॉइंट ग्रुप C2H है। और यहाँ पर अगर हम I की बात करें तो I सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, इसका मतलब ये जी रेट होगा, तो हम यहाँ पर जो भी वर्ड यूज़ करेंगे उसके नीचे जी रेट लिखेंगे। और अगर I प्रेजेंट नहीं होगा तो अनजी रेट होगा, और अनजी रेट होगा तो क्या लिखेंगे U लिखेंगे। अब यहाँ पर आगे है हाउ टू फाइंड अलाउ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन अलाउ है या नहीं है, ये कैसे पता चलेगा। EG and T2G are Mulliken symbol, we use it for atom, so write in small letter। अगर हम EG और T2G को ऑर्बिटल के लिए यूज़ करते हैं, एटम के लिए यूज़ करते हैं तो हम स्मॉल लेटर में लिखते हैं, और अगर हम ऑर्बिटल के लिए यूज़ करेंगे तो हम उसको कैपिटल लेटर में लिखेंगे। इस तरीके से T2G और EG दिखा रखा है, ये लोअर एनर्जी लेवल हो गया और ये हायर एनर्जी लेवल हो गया। लोअर एनर्जी लेवल इंटू हायर एनर्जी लेवल करना है। लोअर एनर्जी लेवल इंटू हायर एनर्जी लेवल का जो प्रोडक्ट है वो एक्स या वाई या जेड किसी भी ट्रांसलेशनल मोशन के जो कैरेक्टर है उनकी तरह आएगा, तो इसका मतलब है कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन है ये अलाउड होगा, और अगर नहीं आएगा तो ये इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन क्या होगा फॉरबिडन होगा। इस केस में हमने लोअर एनर्जी और हायर एनर्जी पता होनी चाहिए, लेकिन अगर लोअर एनर्जी नहीं दे रखा है तो हम ग्राउंड स्टेट को कंसिडर करेंगे। अब है कैरेक्टर टेबल ऑफ C2V पॉइंट ग्रुप। C2V पॉइंट ग्रुप की अगर कैरेक्टर टेबल देखें तो ये इस तरीके से कैरेक्टर टेबल होती है, ये हमने पहले भी बहुत बारी देख रखी है। इफ़ इनिशियल एंड फाइनल स्टेट आर A1 एंड B1 द अलाउड इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन फ्रॉम A1 टू B1 इज। अब यहाँ पे देखो अगर इसने दो कंडीशन दी है A1 और B1 क्या है इनिशियल और फाइनल कंडीशन A1 और B1, तो हम क्या करेंगे A1 और B1 को मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा वो देखेंगे। आंसर अगर XYZ एक्सिस के XYZ के अलोंग होगा तो हम कहेंगे कि अलाउड है। तो ये जो आंसर आया है ये B1 के अकॉर्डिंग आया है, ये देखो B1 के अकॉर्डिंग आंसर आया है, और B1 जो होता है हमारा एक्स के अलोंग पोलराइज होता है, एक्स के अलोंग IR एक्टिविटी पोलराइज्ड होती है, तो इसका मतलब ये अलाउड होगा। और किसके अलोंग पोलराइज होगा, पोलराइज अलोंग एक्स एक्सिस। आगे इस तरीके से मोड्स की बात कर रखी है, हमें बताया 3A1 A2 2B1 3B2 है। इसमें हमने देखना है कि ये जो है फाइनल रिजल्ट आता है क्या, ओवरऑल डिग्री ऑफ फ्रीडम का रिजल्ट आता है। अब ओवरऑल डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ पर ध्यान देना, ओवरऑल डिग्री ऑफ फ्रीडम में अगर हम सिमेट्री ऑपरेशन यूज़ करेंगे फिर इनका समेशन लेंगे तो ये रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन के इक्वल आता है। ये जो मेथड है ये हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करती है, क्योंकि जो पहले हमने मेथड देख रखी है वो बहुत लंबी होती है, बहुत टाइम टेकिंग होती है, तो एग्ज़ाम्स में ये मेथड यूज़ होती है। अगर वहाँ पर
टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम को मैच करना है रिड्यूसिबल या रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन से, तो हम इस तरीके से मैच करते हैं, उसको लिख लेते हैं और उनमें डिफरेंट टाइप के सिमेट्री ऑपरेशन लगाते हैं। तो 9 -1 1 3 आ गया। अब ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम हमें पता है कौन कौन से हैं, A1 B1 B2, तो हमने A1 B1 B2 लिख दिए और इसमें डिफरेंट टाइप के सिमेट्री ऑपरेशन लगा दिए। डिफरेंट टाइप के सिमेट्री ऑपरेशन लगाएंगे तो ये 1 है, E1 कितना है, A1 E1 1 है, B1 और E 1 है, और B2 और ई भी क्या है 1 है, तो इन तीनों का समेशन 3। ऐसे ही C2Z का लेंगे, सिग्मा XZ सिग्मा YZ, क्या आएगा 3 -1 1 1। यहाँ से ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए देखेंगे तो रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन क्या बनेगा, ये तो ओवरऑल रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन है। सिर्फ ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए देखेंगे तो रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन इस तरीके से बनेगा, रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन फॉर ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। इसी तरीके से रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन निकाल सकते हैं। रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम के जो भी मूल्यांकन सिंबल है वो इधर लिखेंगे और उन पे सिमेट्री ऑपरेशन इंट्रोड्यूस करेंगे, अप्लाई करेंगे और देखेंगे, फिर उनका सम लेंगे, देखेंगे क्या आंसर आ रहा है। जो आंसर आएगा वो क्या होगा, रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन फॉर रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। आगे देखेंगे वाइब्रेशनल मोड के लिए, वाइब्रेशनल मोड के लिए मूल्यांकन सिंबल 2A1 और B2 आ रहा है, ये हमने पहले निकाल के देखा था। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इनमें डिफरेंट टाइप के सिमेट्री ऑपरेशन लगाएंगे और जो आंसर आएगा वो क्या होगा, रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन अलॉन्ग या फॉर वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। इस तरीके से ग्रुप थ्योरी हमारी ख़त्म होती है। आगे हम दूसरा टॉपिक लेके आएंगे। थैंक यू, कीप वॉचिंग।